हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक में दिए सेकंड चैप्टर मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को स्टडी करेंगे। टोटल 8 अप्रोचेस हैं जो इस चैप्टर में मेंशन्ड है। एक एक करके सभी अप्रोचेस को देखेंगे, समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट कर। बट सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी मेजर अप्रोचेस। देखिए, हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स का नरेशन नहीं है। अब पास्ट में कई सारे इवेंट्स हुए होते हैं। अब हम हर इवेंट को तो बता नहीं सकते। अब हम किस इवेंट को बताना चाहते हैं और किस तरीके से बताना चाहते हैं, ये हमारे अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। और अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनियल अप्रोच फॉलो किया गया तो उस अप्रोच को फॉलो करने का मकसद ये था कि कॉलोनियल रूल को इंडिया में जस्टिफाई किया जा सके। इसलिए इंडिया की हिस्ट्री से, इंडिया की एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए गए जिससे ये बताया जा सके कि हाँ, इंडियंस को कॉलोनियल रूल की ज़रूरत है। वैसे ही नेशनलिस्ट अप्रोच जब फॉलो किया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए हिस्ट्री से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए गए कि इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स बढ़े। कुछ हिस्टोरियंस बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को इक्वल वेटेज देते हैं। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉलो किया गया। जिस समय मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉलो किया गया उस वक्त पूरे वर्ल्ड में मार्क्सिज्म का बोलबाला था। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी काफी फेमस आइडियोलॉजी थी उस वक्त। इस अप्रोच को फॉलो करके हिस्टोरियंस ने बताया कि देखो कैसे जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। तो जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो बहुत बातों पर डिपेंड करता है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए मेजर अप्रोचेस को पढ़ने के बाद हम हिस्ट्री को एक इंटेलेक्चुअल वे में देखते हैं, ना कि सिर्फ नरेशन ऑफ इवेंट्स। इस वे में, एक इंटेलेक्चुअल वे में हिस्ट्री को देखते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है हिस्ट्री की। मेरा तो ये भी मानना है कि सारे अप्रोचेस को जानने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हमने एक बैलेंस्ड व्यू डेवलप कर लिया है हिस्ट्री का। So that is the reason why we should study major approaches. सबसे पहले आता है कॉलोनियल अप्रोच। इस अप्रोच में कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया। इस अप्रोच को ब्रिटिश हिस्टोरियंस फॉलो करते थे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस फॉलो करते थे, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो फॉलो करते थे। कोई इंडियन हिस्टोरियन इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता था। जाहिर सी बात है, आप कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं। और इस अप्रोच में ऐसी ऐसी बातें बोली भी गई थी जो काफ़ी डिमीनिंग है इंडियंस के लिए। ये 3 फेमस हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इस अप्रोच को इनिशिएट किया था: जेम्स मिल, एल्फिंस्टोन और विंसेंट आर्थर स्मिथ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि इन तीनों ने क्या क्या कहा था, उसके बाद जो बुक में मेंशन्ड है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को डिमीन करने में। ये इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और इनकी फेमस बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पहले ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इनके इसी वर्क ने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का बीज बो दिया था। इससे पहले किसी हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री का ये क्लासिफिकेशन नहीं किया था, ये जेम्स मिल ने ही आके किया। फिर जेम्स मिल इंडियन सोसाइटी को बारबेरिक कहते थे इंडियन सोसाइटी को, और ये कहते थे कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये जो जेम्स मिल ने कहा कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसका जस्टिफिकेशन इन्होंने इस बात से दिया कि इंडियंस आर intellectually inferior and they do not have that moral capacity to self govern। अब moral capacity इंडियंस के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल इंडियंस आर कावर्ड्स, डरपोक हैं इंडियंस आर डिसीटफुल, ये मतलब वादे से मुकर जाते हैं। फिर इनकी स्लेव मेंटालिटी है, दे आर अनहाइजीनिक एंड दे आर इंफीरियर रेस। तो हाईली मतलब ये रेसिस्ट आर्ग्यूमेंट है। और मिल ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया को यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स पे जस्टिफाई किया। द यूटिलिटेरियन थ्योरी ये कहती है कि
बेस्ट एक्शन वो है विच मैक्सिमाइजेज हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब अकॉर्डिंग टू मिल, जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया, ये इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर देगा, ये इंडियंस को सिविलाइज कर देगा। अब इससे क्या होगा कि इंडियंस में वेलबींग प्रमोट होगी, इंडियंस में जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज होगी, और वो भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस में हैप्पीनेस मैक्सिमाइज होगी। तो मिल का कहना था कि अगर ऐसा होने में इंडियंस का कुछ नुकसान अगर हो भी रहा है तो उन नुकसान को भूल जाओ, क्योंकि ब्रिटिश रूल आने से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस की हैप्पीनेस मैक्सिमाइज होगी। तो ये उन्होंने ब्रिटिश रूल को यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स पर जस्टिफाई किया। तो ये है मिल। ये जो बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन ब्रिटिश पब्लिक, पॉलिटिशियंस एंड ब्रिटिश इंडिया रूलर्स। इन्होंने काफ़ी डेरोगेटिव टर्म्स यूज़ किए थे, हमने पहले देखा था कावर्ड्स, डिसीटफुल, स्लेव मेंटालिटी, अनहाइजेनिक, इंफीरियर रेस, इस तरह के इन्होंने डेरोगेटिव टर्म्स यूज़ किए थे। बारबेरिक कहा था और इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा था। तो इस वजह से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्स मिलर जो थे, ये जर्मन हिस्टोरियन थे, ये मिल के ओपिनियंस के अगेंस्ट थे, और इनका मानना था कि जो मिल की बुक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून्स इन इंडिया। ये मैक्स मिलर का मानना था। जेम्स मिल के बाद आते हैं माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन। ये गवर्नर रह चुके थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। इनकी किताब थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडियंस की रिच हिस्ट्री और कल्चर को रिस्पेक्ट किया। इन्होंने भी जो है ये माना कि जो ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स सिविलाइजिंग मिशन। ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जो हिस्टोरियंस कलोनियल अप्रोच को फॉलो करते थे, ये जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कलोनियल रूल का, कि देखो हम तुमको सिविलाइज कर रहे हैं, देखो हम तुम्हारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करेंगे, तुम तो बारबेरिक हो, तुम तो सैवेज हो, तुम तो प्रिमिटिव हो। तो ये सब बोल के इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश रूल है ये तुम्हें सिविलाइज कर देगा, इसलिए ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट कर। फिर आते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये भी हिस्टोरियन थे। ये इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। फिर इन्होंने अपनी किताब लिखी, और फिर इन्होंने भी एल्फिंस्टोन की तरह इंडिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर को एडमायर किया। लेकिन इन्होंने ये भी माना कि ब्रिटिश आर सुपीरियर इन गवर्नेंस, और ये ब्रिटिश रूल ये इंडिया को मॉडर्नाइज करेगा। तो ये हमने 3 हिस्टोरियंस देखे। इन तीनों हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया है। अब आते हैं उन पॉइंट्स पे जो बुक में दिए हैं। इस अप्रोच ने एक हेजिमोनिक पोजीशन बना के रखी थी इंडिया में फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। हेजिमोनिक पोजीशन मतलब डोमिनेंट पोजीशन। फिर दिस अप्रोच वाज मेनली रिटन बाय कॉलोनियल ऑफिसर्स इन विच दे हैड जस्टिफाइड द रूल, कॉलोनियल रूल एंड डोमिनेशन। फिर इसमें इंडिजिनस सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है, कल्चर को क्रिटिसाइज किया गया है, जैसे हमने देखा उन्होंने क्या क्या कहा था। और साइमल्टेनियसली उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को प्रेज किया गया है इस अप्रोच में, और उन इंडिविजुअल्स को ग्लोरीफाई किया गया है जिन्होंने कॉलोनियल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए, और भी कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं। कॉलोनियल अप्रोच के जो वर्क्स हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी इन इंडिया। इनका मानना था कि जो है इंडियंस आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है इनफाइटिंग चलती रहती है इंडियन रूलर्स में, इसलिए ब्रिटिश के आने से एक यूनिटी आई है इन इंडियंस, एक यूनिटी आई है इंडिया में। फिर इनका मानना था कि ब्रिटिश ने लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया है। Then they believed in white man's burden. According to this idea, India was a stagnant society, और इनका मानना था कि ये ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूं कहा जाए कि उनके ऊपर इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाने का और इंडिया में कल्चर, गवर्नेंस एंड एडवांसमेंट्स लाने का बर्डन है। फिर आता है सोशल डार्विनिज्म। Now, social Darwinism has contributed to racist ideologies. It believes that certain individuals and groups are naturally more superior and capable than others. That is why they have the right to rule over the others.
In this case, English are more superior to Indians, therefore they are more fit to rule over Indians. So it is like you are applying law of jungle on human societies, which is absolutely ridiculous. फिर एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इन सब वर्क्स में, ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। बुक में सिर्फ इतना ही मेंशन्ड है, ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, और इसका मतलब ये होता है कि इंडियंस आर एक्सोटिक, मिस्टीरियस एंड इंफीरियर टू वेस्टर्न पीपल। एक्सोटिक एंड मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि इंडियंस के जो कस्टम्स हैं और जो कल्चर हैं, दे आर अनयूजुअल एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ वेस्टर्न पीपल। तो ये कॉलोनियल अप्रोच था टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, जो कि है नेशनलिस्ट अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच के रिएक्शन में ये अप्रोच डेवलप हुआ। इस अप्रोच ने कॉलोनियल अप्रोच को काउंटर किया दो तरीके से। फर्स्ट इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। कॉलोनियल अप्रोच ने इंडिया की एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से वो पॉइंट्स उठाए जिससे वे ये बता सकें कि इंडियंस को ब्रिटिश रूल की नीड है फॉर गेटिंग सिविलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा ही था कि इंडिजिनस कल्चर को क्रिटिसाइज किया गया था। तो वही कुछ इंडियन स्कॉलर्स लाइक आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने इंडिया की एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से वो पॉइंट्स पिक किए जो इंडिया की ग्लोरियस पास्ट को रिप्रेजेंट करे। उन्होंने मौर्यन एम्पायर की बात की, गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता रूल की बात की, एटसेट्रा। India's past was depicted as having well-established political, economic and social institutions. अंग्रेज जो कहते थे कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इन स्कॉलर्स ने इन सबको बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। एंशिएंट इंडियन पीरियड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करते थे, लाइक लिच्छावी रिपब्लिक। तो ये तो बोलो ही मत कि इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फिर वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में श्रेणीज थे, गिल्ड्स थे, जहाँ से मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे। इंडियन मर्चेंट्स इंडिया और बाहर के देशों में हाईली सक्सेसफुल थे। इंडियन हुंडीज जो बिल ऑफ रिसीप्ट है वो यूरोप के देशों में भी एक्सेप्ट की जाती थी। हुंडी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2020 प्रीलिम्स में, एनसीईआरटी में दिया है ये। फिर उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की, वेल डेवलप्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब हमारे पास। फिर ट्रेड विद अदर कंट्रीज बूम कर रहा था। हड़प्पन पीरियड से लेकर यूरोपियन के आने तक इंडिया एक्सटेंसिव ट्रेड कर रहा था विद अदर कंट्रीज। फिर आर्ट एंड कल्चर के मामले में इंडिया फ्लरिश कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मेटल वर्किंग में इंडिया कई देशों से आगे था। हमने वर्ल्ड को ताजमहल दिया, महाबलीपुरम के ग्रेट मॉन्यूमेंट्स हमने बनाए, बृहदेश्वर टेम्पल, खजुराहो के मंदिर। म्यूजिक और डांस में इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में इमेंस कंट्रीब्यूशन है हमारा, ये सब इन्होंने बताया। फिर लिटरेचर को देखो, कालिदास, बाण भट्ट, डांडिन, ये सब इंडिया के ही थे। फिर फिलॉसफी को कैसे भूल सकते हो, सांख्या फिलॉसफी दी हमने, योगा फिलॉसफी दी हमने, न्याय फिलॉसफी दी। न्याय फिलॉसफी ने लॉजिकल थिंकिंग का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। फिर वैशेषिका फिलॉसफी, इस फिलॉसफी ने एटम्स का कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने बताया कि इंडियंस की हिस्ट्री काफ़ी रिच है एंड इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कॉलोनियल अप्रोच वाले डिपिक्ट कर रहे हैं। अब इस फर्स्ट मेथड से इंडियंस के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी और इंडियंस का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और साथ ही में ये मिथ भी डिमोलिश हो गया कि इंडियन हिस्ट्री वाज मार्क्ड बाय फॉरेन डोमिनेशन। ये था फर्स्ट मेथड जिससे कॉलोनियल अप्रोच को काउंटर किया गया था। अब आता है सेकंड मेथड, विच इज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। इस मेथड ने इंडियंस को यूनाइट कर दिया। देखिए, फर्स्ट मेथड से इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया गया। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अंग्रेजों से लड़ नहीं पाओगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो अंग्रेज जो टुकड़ा फेंकेंगे वो तुम उठा लोगे। तो ये दोनों होना जरूरी था, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेकेंड मेथड से इंडियंस को यूनाइट कर दिया गया।
This was done on very secular ground, which was British exploitation. इन अर्ली नेशनलिस्ट्स ने इस नोशन को चैलेंज किया कि ब्रिटिश रूल बेनेवोलेंट है, यानी इंडियंस के फायदे के लिए है। इन्होंने कहा कि ऐसा तो है ही नहीं, ब्रिटिश रूल इज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव। इस रूल ने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, आर्टिसंस बेरोजगार हो गए, पेजेंट्स की हालत खराब हो गई। इस रूल ने इंडियंस को और गरीब बनाया है। ये सारी इकोनॉमिक क्रिटिक हम चैप्टर 28 में देखेंगे डिटेल में। अब ये सब बातें इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई, पैम्फलेट्स के माध्यम से बताई, प्रभात फेरीज ऑर्गेनाइज किए गए, सॉन्ग्स के माध्यम से, ड्रामास के माध्यम से, बुक्स एंड जर्नल के माध्यम से, ये सब बातें इन्होंने बताई पब्लिक को। इनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, ये पब्लिक को अच्छे से समझ गई और लोग इस बात से खुद को एसोसिएट कर पा रहे थे कि कोई उनके ही रिसोर्सेज को लूट कर दूसरे देश ले जा रहा है। फिर ऐसी ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लोग यूनाइट होने लगे डिस्पाइट वेरियस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड लैंग्वेज। और इसी से अर्ली नेशनलिस्ट्स ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन रखी ऑन सेक्युलर ग्राउंड। तो ये दो मेथड्स हैं विच आर पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच। अब देखते हैं चैप्टर में क्या क्या दिया है। चैप्टर में भी यही सब दिया है। नेशनलिस्ट अप्रोच वो अप्रोच है विच कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग and which unifies people despite several differences among them. It grew out of the growing awareness of the exploitative nature of the rule, but it developed as a response to and in confrontation with the colonial approach. फिर ये बात चैप्टर में मेंशन्ड है। ये कोई नई बात नहीं बताई गई है, ये हम सभी जानते हैं इस बात। ऑब्वियसली जो 1947 से पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, वो तो एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आएंगे जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फिर दो फेमस नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर 1947। एक हैं आर.सी. मजूमदार। इनकी एक फेमस किताब है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल फ्रॉम वैदिक पीरियड टिल इंडिपेंडेंस। इसके 11 वॉल्यूम्स हैं और टोटल 26 साल लगे थे इनको ये बुक लिखने में। अपने बुक में इन्होंने कहा है कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज रिच एंड रेजिलिएंट। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि इंडियंस हैड शेप्ड देयर ओन डेस्टिनी। ये इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में कही है। फिर दूसरे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे डॉक्टर ताराचंद। फिर The only accounts of the national movement was by nationalist leaders. ये तो वही बात है जो ऊपर मेंशन्ड है कि 1947 के बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, नेशनल मूवमेंट के टाइम जो लोग बातें बता रहे थे, नेशनल मूवमेंट की जो बातें बता रहे थे लोग, वो नेशनलिस्ट लीडर्स ही थे, दे वर नॉट हिस्टोरियंस। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया एक्सेट्रा, ये ऑथर्स हैं और ये इनकी बुक्स हैं। ये एम.जे. रनाडे हैं, ये दादा भाई नेहरूजी हैं, ये आर.सी. दत्त हैं। आर.सी. दत्त ने बहुत किताबें लिखी थी। इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर भी लिखी थी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी लिखी थी, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी लिखी थी, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर भी लिखी थी। डाइवर्स टॉपिक्स पे इन्होंने किताबें लिखी थी आर.सी. दत्त ने। एम.जे. रनाडे ने बुक लिखी द एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स 1899 में। दादा भाई ने लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में। और आर.सी. दत्त ने लिखी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। दादा भाई नेहरू जी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच पे। सबसे पहले मार्क्सिज्म को समझ लेते हैं, ब्रीफली समझेंगे। अभी मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मार्क्सिज्म के बारे में समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जियोसी होते हैं हु कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिर प्रोलेटेरिएट होते हैं जो बुर्जियोसी के लिए काम करते हैं। अब क्योंकि बुर्जियोसी प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं और साथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए सोसाइटी में पावर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं एंड देयर आर सोशल कन्फ्लिक्ट्स।
फिर इस पावर इम्बैलेंस और क्लास कन्फ्लिक्ट से परेशान होके प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, जिसमें वे बुर्जियोसी को हटाकर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर अपना कंट्रोल कर लेते। तो ये मार्क्सिज्म है। ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये स्टार्ट हुआ था विद टू क्लासिक बुक्स। One is India Today, written by R.P. Dutt, and another one is Social Background of Indian Nationalism, written by A.R. Desai. See, a Marxist historian वो ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और हिस्ट्री को समझने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। So, according to the Marxist historians, there were two contradictions during the colonial period. एक था primary contradiction, ये था between the interests of the colonial masters, that is British, and the subject, that is Indians. जाहिर सी बात है, जो colonial masters हैं वो exploit करना चाहते हैं subjects को, और subjects exploit होना नहीं चाहते। And between the interests of the colonial masters and the process of nation in the making. जाहिर सी बात है, colonial masters ये नहीं चाहेंगे कि लोग यूनाइट हों, क्योंकि process of nation in the making में लोग यूनाइट हो रहे हैं। And then there is the secondary contradiction, which is the inner contradictions between the interests of different sections of the people of the Indian society. जैसे कि वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के इंटरेस्ट के बीच में पेजेंट और ज़मींदार के इंटरेस्ट में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये तो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। मार्क्सिस्ट सॉ द नेशनल मूवमेंट एज द वन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन बुर्जियोसी। नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इंडिया में कुछ लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, जैसे जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, वाडीलाल, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा। मार्क्सिस्ट का मानना था ये नेशनल मूवमेंट इंडियन कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंटरेस्ट इन द सेंस उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब नेशनल मूवमेंट में कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे पेजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स। लेकिन मार्क्सिस्ट का मानना था कि जो इंडियन बुर्जियोसी हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप को कंट्रोल कर रहे हैं। However, in doing so, they missed its open-ended and all-class character. National movement open-ended था। In this movement, different ideologies और different beliefs के लोग और groups इस movement में active थे। Moderates थे, extremists थे, revolutionaries थे, communists थे, socialists थे, rightists थे। Different ideologies के लोग इस movement में active थे। फिर इस मूवमेंट का ऑल क्लास कैरेक्टर था। एलीट थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, जमींदार थे, स्टूडेंट्स थे, हर क्लास के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनके अपने ग्रीवांसेस थे, इनके अपने एस्पिरेशंस थे, और सबका डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रगल था। इसलिए ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ बोर्जियोसी नेशनल मूवमेंट के लीडरशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। R.P. Dutt and some others were unable to fully integrate their treatment of primary contradiction and the secondary contradiction. They had argued that the anti-imperialist struggle had counterposed the class or social struggle. R.P. Dutt और कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का ये बिलीफ था कि एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल ने क्लास स्ट्रगल को ओवरशैडो कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। जब हम पेजेंट मूवमेंट और वर्कर्स मूवमेंट पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, तब हमें ये बात अच्छे से समझ आएगी। ये दोनों मूवमेंट साथ साथ चल रहे थे। प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से प्राइमरी स्ट्रगल इनिशिएट हुआ था और सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से सेकेंडरी स्ट्रगल इनिशिएट हुआ था। तो ये दोनों मूवमेंट साथ साथ चल रहे थे, कभी कभी इंटरसेक्ट भी कर रहे थे। इंपीरियल पावर से फ्रीडम पानी थी और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म भी करना था, इसलिए दोनों स्ट्रगल्स इक्वली इम्पोर्टेंट थे, ना कि एक स्ट्रगल ने दूसरे स्ट्रगल को ओवरशैडो किया। सुमित सरकार, जो कि एक और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने आरपी दत्त को क्रिटिसाइज किया, ये कह के कि इनका जो अप्रोच है इट इज जस्ट अ सिंपल वर्जन ऑफ द मार्क्सियन क्लास अप्रोच। अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच का। सुमित सरकार लुक्स एट द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड इंडियन इंटेलिजेंसिया acting as a kind of proxy for
as yet passive social forces with which it had little organic connection. यहाँ पे नेशनल मूवमेंट के इनिशियल स्टेजेस की बात हो रही है, जब nationalist leaders and Indian intelligentsia were acting as a kind of proxy for the passive social forces. And then these passive social forces will become active during the Gandhian period. तब ये national movement broad based mass struggle बन जाता है. With this, we come to the end of part 1 of this chapter, जिसमें हमने 3 major approaches देखे, colonial, nationalist and Marxist. अब अगले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 वाला वीडियो होगा उसमें हम बाकी के 5 अप्रोच देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.